दोस्तों, भारत हमेशा से ही धर्म से जुड़ा हुआ देश रहा है, लेकिन इसी देश में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो काफी मशहूर हो जाती हैं, जिनके बारे में बात करने से ही लोगों के अंदर एक डर सा बैठ जाता है। आज की इस कड़ी में मैं बात कर रहा हूँ कोलकाता के रहने वाले श्रीनिवास रेड्डी की। श्रीनिवास जी रेड्डी ने हमें ये कहानी बताते बताया कि किस तरह से उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जो उनकी जिंदगी का सबसे डरावना टाइम साबित हुआ। तो आइए जानते हैं श्रीनिवास रेड्डी जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। दोस्तों, मेरा नाम श्रीनिवास है और ये तब की बात है जब मैं कोलकाता में एक ऑटो चलाने का काम करता था। सुबह के लगभग 6:30 बजे ही मैं ऑटो स्टैंड पर आ जाता था, क्योंकि इन दिनों बच्चों की एग्ज़ाम चल रही थी और एग्ज़ाम की वजह से अपना काम काफ़ी अच्छा चल जाता था। और साथ ही हम सभी ऑटो वाले के बीच में ये कंपटीशन रहता कि आज सबसे ज़्यादा कमाई कौन करेगा। एक सुबह की बात होगी, मुझे ठीक से तो याद नहीं है, शायद उस समय 5:45 हो रहे थे। अंधेरा अभी पूरी तरह से गायब नहीं हुआ था, जिस वजह से मैं सामने का नज़ारा कुछ साफ साफ नहीं देख सकता था। आज मैं बहुत ही जल्दी तैयार होकर घर से निकल गया था। ठंड का टाइम होने के बावजूद भी मुझे लेट करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। फिर जैसे मैं ज़ोरदार ठंड के अंदर ऑटो स्टैंड पर जाने वाला था कि तभी मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी। तो उस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद ये लड़की यहीं पर एग्ज़ाम देने के लिए आई थी। हालांकि उसने साड़ी पहन रखी थी, मगर आजकल तो कंपटीशन के एग्ज़ाम में लड़कियां और महिलाएं दोनों ही भाग लेती थी। तो मैं इस चीज़ को परख नहीं पाया कि आखिर वो महिला किस तरफ जा रही थी। लेकिन देखते ही देखते उसने मेरी ऑटो रिक्शा के सामने हाथ दिखा दिया। हाथ दिखाते ही मैंने तुरंत ही ऑटो का ब्रेक लगाया और उसके बाद वो महिला मेरे बगल में आकर बोली, सुनिए साहब, मुझे जनक नगर तक छोड़ देंगे? उसकी बात सुनकर मैं हिलसा गया था, क्योंकि पहली बार मेरे पास ऐसी कोई सवारी आई थी जिसने मुझे वहां तक छोड़ने को बोला था। क्योंकि जनकपुर नाम का ये स्थान रहस्य से भरा हुआ था, यहाँ तक कि आज तक किसी ने भी जाने की हिम्मत नहीं की। और जैसे मैंने इस महिला के मुंह से वहाँ का नाम सुना तो एक पल के लिए तो मुझे सदमा सा लगा। मगर उसके बाद उस महिला ने मुझे टोकते हुए कहा, चिंता मत कीजिए, मैं आपको एडवांस किराया पे कर दूंगी, और अगर आप मुझे रात को भी वहां से लेने के लिए आओगे तो फिर इसके बदले में मैं आपको 2000 रुपये दूंगी। पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन बाद में जब उस लड़की ने मुझे सीरियस होते हुए दोबारा से कहा तो मैं खुद को रोक नहीं पाया और लालच में आकर मैंने उस लड़की को हाँ कर दी। उसके बाद उस लड़की ने जैसे जैसे मुझे बताया तो वैसे वैसे मैंने अपनी ऑटो रिक्शे को चलाना शुरू कर दिया। करीब पौने घंटे के बाद मैं उस जगह पर पहुंच गया जहां पर उस लड़की को छोड़ना था। मैंने देखा कि वो जगह इतनी ज़्यादा सुनसान थी कि वहां कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। इस जगह को देखकर एक बार के लिए मैं तो डर सा गया था, लेकिन उसके बाद मैंने उस लड़की को वहीं पर ड्रॉप कर दिया और उसके बाद मैं वहां से निकलने लगा। मगर तभी उस लड़की ने मुझे रोका और कहा, अरे भाई साहब, आपको रात के 10 बजे के बाद ही यहाँ पर आना है, उससे पहले आप यहाँ पर मत आना। अब उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा हैरान था, लेकिन अब बात पैसे की आ गई थी, तो ऐसे में जैसा वो कहने वाली थी तो मैं बिल्कुल वैसा ही करने वाला था। ऊपर से उसने मुझे अब एडवांस भी दे दिया था और साथ ही उसने मेरा फ़ोन नंबर भी ले लिया था। जैसे मैं वहाँ से निकला तो मैंने देखा कि उस जगह पर मुझे खाली और सुनसान पड़े मकान दिख रहे थे। इस जगह को देखकर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर वो लड़की यहाँ पर क्या करने आई होगी, क्योंकि यहाँ पर ना ही तो कोई आदमी रहता है और ना ही दूर दूर तक मुझे कोई दुकान या फिर कोई और चीज़ दिखाई पड़ रही थी। ऐसे में ये सवाल मेरे दिमाग में मंडराना भी एक आम बात थी, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया तो वैसे वैसे ये सवाल भी फीका पड़ गया। उसके बाद मैं वापस से ऑटो स्टैंड पर आ गया और जैसे ही मैं ऑटो स्टैंड पर आया तो वहाँ पर मेरे लिए काफ़ी सवारियाँ खड़ी थी। उनको मुझे कॉलेज तक ड्रॉप करना था, इसलिए मैंने अब अपना दूसरा काम करना भी शुरू कर दिया था। आज के दिन मैंने अच्छी खासी कमाई भी कर ली थी। इसी बीच मुझे अपना एक दोस्त श्याम नज़र आने लगा। मैंने श्याम को उस लड़की और सुबह के माहौल के बारे में बताया तो वो ये सुनकर हैरान हो गया। फिर उसने कहा, अरे भाई, तू रात को वहाँ मत जाना, क्या पता तेरे साथ कोई अनहोनी हो जाए। उसकी बात सुनकर एक बार के लिए मैं भी सोच में पड़ गया, लेकिन फिर मुझे ये लगा कि शायद श्याम इसलिए मुझे ये सब बोल रहा है ताकि मैं वहां पर ना जाऊं और वो मेरी जगह पर उसे ड्रॉप कर सके। लेकिन मैं उसकी बातों में कहाँ आने वाला था। जैसे जैसे टाइम बीता और उसके बाद शाम हुई तो वैसे मैंने अपनी ऑटो रिक्शा को उस तरफ मोड़ लिया
जिस तरफ मुझे जाना था, क्योंकि 10 बजे से पहले तो मैं घर भी नहीं जा सकता था, क्योंकि उस महिला को मुझे वापस से उसी जगह पर छोड़ना था जहां से मैंने उसे अपनी ऑटो के अंदर बिठाया था। अब मैंने जब समय देखा तो मैंने पाया कि रात के 9:30 बजने वाले थे। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था तो वैसे वैसे मुझे भी अब घर जाने की जल्दी हो रही थी। मैंने अपनी ऑटो रिक्शा को उसी तरफ मोड़ लिया था जिस तरफ मुझे उस महिला को लेने के लिए जाना था। तभी किसी ने मेरे ऑटो के सामने हाथ दिखाया तो मैंने देखा कि वो कोई वृद्ध सा आदमी था जिसकी उम्र 70 से 75 साल की होगी। और जैसे उस आदमी ने मेरे ऑटो रिक्शा के सामने अपना हाथ दिखाया तो मुझे ना चाहते हुए भी अपनी ऑटो रिक्शा को ब्रेक लगाना पड़ा। फिर वो आदमी मेरी तरफ मुंह करके बोला, बेटा इतनी रात को उस तरफ कहाँ जा रहे हो? ये सुनते ही मैंने उस बूढ़े आदमी को भी सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी हैरान हो गया। फिर उसने मुझे अजीब सी आवाज में कहा, देखो बेटा तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर एक पल के लिए तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मुझे धमकी दे रहा हो, तो दूसरे ही पल ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा है। लेकिन मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, अगर आपको कहीं चलना है तो मुझे बता दीजिए, और अगर नहीं चलना है तो मेरा रास्ता मत काटिए। इतना कहने के बाद मैंने अपना मुंह फेर लिया। तभी उस बूढ़े आदमी ने कहा, मुझे तो पैदल ही जाना है, मैं तो आए दिन बस ऐसे ही पैदल सफ़र करता रहता हूँ। और इतना कहने के बाद वो आदमी कुछ गाने गुनगुनाते हुए वहां से निकल पड़ा। उसके बाद मैं भी वहां से निकला और ठीक उसी जगह पर पहुंच गया जहां पर उस महिला ने मुझे बुलाया था। बहुत देर तक वेट करने के बाद भी जब उस महिला की कोई झलक नहीं दिखी तो मुझे लगा कि अब मुझे यहाँ से वापस निकल जाना चाहिए, क्योंकि अब टाइम बीतने के साथ ठंड भी लगातार बढ़ती जा रही थी। और जैसे ही मेरा मन हुआ कि अब मैं यहाँ से निकल जाऊं कि तभी मेरे फ़ोन की रिंग बजने लगी। जैसे ही मैंने फ़ोन की तरफ देखा तो मैंने पाया कि मेरे फ़ोन के ऊपर किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। और जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया तो सामने से आवाज़ आई, अरे भैया आप इस समय कहाँ हो? इस आवाज़ को सुनते ही मैं पहचान गया कि आखिर ये आवाज़ किसकी थी। फिर मैंने उसको सारी बात बता दी कि इस वक्त मैं कहाँ पर हूँ और मुझे यहाँ पर आए हुए कितना समय हो गया है। फिर थोड़ी देर के बाद वो महिला और उसके साथ साथ 2-3 लोग भी मुझे अपनी तरफ आते हुए नजर आने लगे। जब मैं सुबह यहाँ पर आया था तो मुझे उस महिला के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नजर नहीं आया था। लेकिन अब जब मैंने उन 3-4 जनों को देखा तो मैं थोड़ा सिंहर उठा, क्योंकि एक तो गहरी रात हो गई थी और ऊपर से उनका इस तरह गुपचुप करके आना थोड़ा अजीब था। इस बार मैंने जैसा सोचा था उससे कहीं अलग हुआ। वो महिला सीधे मेरे पास आई और उसने कहा, जैसा मैं आपको बता रही हूँ आपको बिल्कुल वैसा ही करना है, आप ऑटो को बाएं तरफ मोड़ लो। अब उस महिला की बात मानने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने ऑटो को स्टार्ट किया और उसके बाद उसके बताए गए रास्ते की तरफ चलना शुरू कर दिया। रात गहरी होती जा रही थी। अब जब मैंने घड़ी में समय देखा तो मैंने पाया कि इस समय रात के 12:30 बज गए थे। ठंड भी अब इस कदर बढ़ गई थी कि ऑटो के अंदर बैठे रहने के बावजूद भी मेरे हाथ बहुत ही ज़्यादा ठंडे हो गए थे। तभी उस महिला ने कहा, भाई साहब ऑटो रिक्शा को कब्रिस्तान की तरफ मोड़ दो। कब्रिस्तान का नाम सुनते ही मानो मेरे पूरे बदन के अंदर एक सनसनी सी मच उठी थी। जब मैंने साइड मिरर में देखा तो एक बार के लिए मेरी सांसें मेरे गले में अटक गई। दरअसल मैंने देखा कि उस महिला के साथ जो 2 लोग बैठे हुए थे उन दोनों की आंखें ही नहीं थी और साथ ही उनके कानों के अंदर से हल्का हल्का काले रंग का धुआं भी बाहर निकल रहा था। उन लोगों की इस हालत को देखकर मेरा पूरा शरीर डर से कांपने लगा। लेकिन उस वक्त मेरे पास अपनी ऑटो रिक्शा चलाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। अभी तक मैंने उस महिला का चेहरा ठीक से देखा भी नहीं था और सुबह भी मैंने अंधेरे में ही उसको यहाँ तक ड्रॉप कर दिया था और ना ही अब मैं उसका चेहरा देख पाया था। मैं इतना तो समझ गया था कि ये ज़रूर भूत प्रेत का मामला है और अब मैं बहुत ही बुरी तरह से फंस गया हूँ। पर यहाँ से बचकर निकलने के लिए मुझे बहुत ही मेहनत करनी थी। इतने में उस महिला ने कहा, ऑटो को कब्रिस्तान के अंदर दाखिल करो। और ये सुनते ही मैं फिर से हैरान हो गया, लेकिन उसकी बात ना मानता तो शायद मेरी सांसें मेरे जिस्म से बाहर निकल गई होती। इसलिए मैंने चुपचाप अपनी ऑटो को उस कब्रिस्तान के अंदर पहुंचा दिया। कब्रिस्तान के अंदर जाते ही मैंने देखा कि वहां पर आग जलती हुई नजर आ रही थी। शायद वहां पर कोई था और तभी मुझे ऑटो रोकने का
इशारा मिला तो मैंने तुरंत ही ऑटो को रोक दिया और उसके बाद ही वो आदमी और वो महिला मेरे ऑटो रिक्शा से नीचे उतर गए। बस मौका पाते ही मैंने ऑटो को घुमाया और फिर वहां से तेज गति से निकलने लगा, लेकिन शायद उनका सामान मेरे रिक्शा के अंदर ही छूट गया था। पहले तो मुझे लगा कि अब शायद मैं अपनी जान बचाकर निकल जाऊंगा, लेकिन फिर जब मेरी नज़र साइड मिरर में पड़ी तो मेरी तो जान ही निकल गई। दरअसल मैंने देखा कि वो तीनों मेरे ऑटो के रिक्शा के बराबर में भाग रहे थे और उन तीनों का चेहरा ही बहुत ही खुकाल लग रहा था। वो बहुत ही गुस्से में लग रहे थे, लेकिन मैं ऑटो रिक्शा को रोकना नहीं चाहता था। थोड़ी दूर आने के बाद अचानक से मेरी ऑटो रिक्शा को झटका लगने लगा और फिर वो झटका खाकर एकदम से रुक गई और वो सभी मेरे एकदम पास पहुंच गए। मुझे भी नहीं मालूम कि आखिर उन्होंने पीछे से क्या उतारा, लेकिन पीछे की तरफ देखने पर पता चला कि वो एक पोटली जैसा कुछ था जिसको वो लोग उतार रहे थे और फिर उसे घसीट रहे थे। इधर मेरी ऑटो अब बंद हो गई थी और यहाँ से निकलने का मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था। मैं बस भीगी बिल्ली की तरह अपनी ऑटो की स्टीयरिंग को पकड़कर बैठा हुआ था। मेरे ऊपर मौत का बादल मंडरा रहा था। इससे पहले कि वहाँ कोई हरकत हो पाती कि अचानक ही मुझे वही बुढ़ा आदमी दिखा। ये बुढ़ा आदमी मुझे पहले भी दिखाई दिया था, जिसने मुझे इस तरफ जाने से मना किया था, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी थी और मुझे इस बात का काफ़ी पछतावा हो रहा था। फिर वो बूढ़ा आदमी सीधा मेरे पास आया और उसने कहा, अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो चुपचाप अपनी ऑटो रिक्शा को यहीं छोड़कर भाग निकलो, वरना आज की रात तुम्हारी आखिरी रात होगी। और फिर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसने बाईं तरफ इशारा किया तो मुझे एक रास्ता दिखा और वो एक कच्चा रास्ता था और उसने मुझे ये भी बताया कि भागते हुए मुझे पीछे की तरफ नहीं देखना है। अगर एक बार भी मैंने पीछे मुड़कर देखा तो फिर मेरे लिए मुसीबतें दुगनी बढ़ जाएंगी। इस बार मैंने पीछे नहीं देखा और मिरर में ही देखने लगा। मैंने देखा कि वो सभी वापस से मेरी तरफ आ रहे थे और वो पोटली कहीं पर गायब हो गई थी, लेकिन अब मैं एक पल भी वहां पर रुकने वाला नहीं था। मैंने धूम दबाकर वहां से भागना शुरू कर दिया और उसी रास्ते की तरफ भागा जिस रास्ते के बारे में उस बूढ़े आदमी ने बताया था। थोड़ी देर के बाद वो रास्ता मुझे एक पुरानी झोपड़ी के पास ले गया और उस झोपड़ी के पास जाते ही मैं कंफ्यूज हो गया, क्योंकि मुझे तो अपने गांव में जाना था। फिर मैं ये कहाँ पर आ गया। मैं सोच में पड़ गया कि अब मुझे क्या करना चाहिए कि तभी वो बूढ़ा आदमी मेरे पास आया और फिर उसने कहा, चिंता मत करो, ये मेरा ही अड्डा है, आज की रात तुम यहाँ पर रुक सकते हो। दोस्तों, उसके बाद मेरा सर भारी होने लगा और फिर मैं बेहोश होकर वहीं पर नीचे गिर पड़ा। फिर जैसे मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरे बगल में एक पर्चा पड़ा हुआ था और अब सूरज भी आसमान में नजर आने लगा था। सुबह हो गई थी, लेकिन अच्छी बात यह थी कि मेरे शरीर पर कहीं कोई खरोंच तक नहीं थे। फिर उसके बाद मैं वहां से निकला और अपनी ऑटो रिक्शा के पास पहुंचा और उसे लेकर वापस से टैक्सी स्टैंड पर आ गया। पर दोस्तों, क्या था उस पर्चे के अंदर और उस पोटली का क्या रहस्य था, ये तो मैं भी नहीं जानता। तो इस वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मैं जल्दी मिलूंगा ऐसी ही डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।